माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे 5 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। कर्नल सोनाराम चौधरी राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन 80 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुआ। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1994 से 99 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे अन्य कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2008 से 2013 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन 93 वर्ष की आयु में 30 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। श्री रवि नायक गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 6 कार्यकाल के लिए गोवा विधानसभा के सदस्य रहे तथा तत्कालीन गोवा, दमन एवं दीव विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने क्रमशः गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। वे गोवा सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। वे गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री रवि नायक का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2025 को गोवा में हुआ। श्री धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी संसदीय समिति के स्थायी सदस्य रहे। श्री धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में 6 दशकों से अधिक अपने उत्कृष्ट करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कला और भारतीय सिनेमा में श्री धर्मेंद्र को विशेष योगदान के लिए 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें फिल्म केयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री धर्मेंद्र का निधन 85 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ। श्री प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री जायसवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री, सांख्यिकी मंत्री के स्वतंत्र प्रभाव तथा गृह राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री प्रकाश जायसवाल का निधन 28 नवंबर 2025 को कानपुर में 81 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। एक मिनट, हमारे खिलाड़ियों को बधाई दे दें, खिलाड़ियों को बधाई दे दें प्लीज।
खिलाड़ियों को बधाई दे दें। माननीय सदस्यगण, संपूर्ण देश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। इसके अतिरिक्त 15 से 26 नवंबर 2025 के दौरान जापान में आयोजित डेफ ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल रिकॉर्ड 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत तथा 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इन युवा खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए ये असाधारण सफलता प्राप्त की है। हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि हमारे एथलीटों की सामूहिक शक्ति, संकल्प और समर्पण को भी दर्शाता है। ये जीत उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों से देश के लाखों युवाओं को जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा मिली है। ये सभा भारतीय महिला तथा दिव्यांग खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करती है तथा उनकी भावी सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती है। प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 1। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से ये अपेक्षा है कि वह सदन में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र में सहमति असहमति जनतंत्र में होती रही है। वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा संवाद से उसका समाधान निकलता है। मैंने पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता ये देखती है कि हम लोग चुनकर आए, हम उनकी भावना, कठिनाइयों को, चुनौती, समस्याओं को रखेंगे, लेकिन हर बार सदन को नियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करना ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप चर्चा करें। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर महत्वपूर्ण समय होता है।
आप हमेशा आके नारेबाजी, तख्तियां सदन के अंदर नियोजित तरीके से बाजित ठीक नहीं है। देश में, दुनिया में, लोकतंत्र में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की संसद और भारत में माननीय सदस्य सदन में कामकाज करते हैं, चर्चा करते हैं और सदन कभी बाधित नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं लागू करो। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती, ये प्रश्नकाल है। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने, और लोकतंत्र में भागीदारी हो जाएगी। बैठिए, बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्न में चर्चा होती है क्या? नो, अच्छी परंपराएं लागू करो। आप वरिष्ठ नेता लोग हो, अपनी सीट पर विराजे, सदन को चलने दें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सदन चर्चा संवाद के लिए, देश की जनता की समस्याएं, कठिनाइयां उठाने के लिए, नीतियों पे चर्चा करने के लिए आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। प्रश्न संख्या 1, श्री अनुराग शर्मा। जी अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 1। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करना चाहूंगा, जो बिहार में ऐतिहासिक हम लोगों को जीत मिली है। और ये मौका ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड को बहुत बड़ी सौगात दी है। केंद्र बेतवा नदियों को जोड़ने की, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। माननीय मंत्री जी ने एनवायरमेंटल को लेकर बहुत विस्तार में मुझे जवाब दिया है, और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री पूछना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी जो केंद्र बेतवा रिवर लिंक की परियोजना है, इसमें जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, उसमें हमको इस क्षेत्र के लिए कितना पानी आवंटन होगा। विशेष रूप से झांसी के टैरोली क्षेत्र में मेरे वहाँ तकरीबन 53 गांव हैं जिनमें बिल्कुल ही पानी की व्यवस्था नहीं है। ये गांव के हैं जैसे कि परसा, बवेनिया, रनियारा, टैरोली, पोड़ी, बिजना। अगर इनको डेड स्टोरेज से कुछ पानी आवंटन कर दिया जाए तो हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इन 53 गांवों में कोई भी खेती नहीं हो पाती है। दूसरा सवाल मंत्री जी से सप्लीमेंट्री में ये है कि ये जो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना है, ये आदरणीय मंत्री जी इस पे कोई टाइमलाइन हम लोगों को निर्धारित करके बता सकेंगे कि ये कब तक संपन्न होने की तारीख मिल जाए? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बहुउद्देश्य नदी परियोजना है, जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 10,62,000 हेक्टेयर एरिया का सिंचित किया जाएगा। 194 MCM ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, 62 लाख की आबादी को ये पानी की सप्लाई और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर के उत्पादन के साथ ही साथ 27 मेगावाट सोलर के उत्पादन, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 10 जिलों को और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को इससे लाभान्वित किया गया है। हमारे मंत्रालय द्वारा इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, और यहाँ के जो बायोडायवर्सिटी है, फ्लोरा फौना है, यहाँ की जो स्पीशीज है, यहाँ के जो पार्क है, उसके लिए जो मिटिगेशन मेजर्स हैं वो हमारे मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। शेष सभी जो कार्य हैं वो राज्य सरकार और ये जो पानी का वितरण है ये इनके
मंत्रालय के संबंध में है, इसलिए उसकी जानकारी उनको वहां से मिली। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, अनुराग शर्मा सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आज यहाँ पर हल्ला बिना बात पे किया जा रहा है और हम लोग सांसद जो विशेष रूप से इतनी दूर दूर से आते हैं अपनी बात यहाँ रखने के लिए, SIR के बावजूद भी ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। बिहार की इतनी बड़ी हार के बाद भी नहीं मानने को तैयार रहते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि सांसदों को यही एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि केन बेतवा जो इतनी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के वासियों के लिए दी है, उसमें मैं आग्रह ये करना चाहूंगा कि मेरे कुछ क्षेत्र उसमें से वंचित रह रहे हैं, अगर उसकी DPR में वो क्षेत्रों को और ऐड कर दिया जाए। विशेष रूप से एक गोविंद सागर बांध है मेरे क्षेत्र में, उस बांध को अगर हम ललितपुर की जाखलौन कनाल से राजघाट के डैम से अगर जोड़ देंगे तो हमेशा ललितपुर शहर को पीने का पानी और गोविंद सागर के नीचे के सारे हिस्से वहां से सिंचित हो पाएंगे। यह एक आग्रह मंत्री जी से था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस EIA रिपोर्ट का जो स्कोप है वो लोकल बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर, इम्पैक्ट्स ऑन बायोडायवर्सिटी, लोकल जो अराउंड एरिया उसके अंतर्गत, उसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसके संबंध में मिटिगेशन मेजर्स के लिए EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। जहाँ तक DPR में पानी के वितरण का विषय है, माननीय संसद महोदय को मेरा आग्रह है कि वो स्थानीय राज्य सरकार को अपने कार्यालय द्वारा संपर्क करें, क्योंकि वो उनके अंतर्गत आता है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12